Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear student, in this lecture we'll discuss new topic that is economy and society. आपके एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है इकॉनमी एंड सोसाइटी. बस इस वीडियो में हम इसको स्प्लिट करके पढ़ेंगे. पहले पढ़ेंगे है रशियन इकॉनमी और उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रशियन सोसाइटी के बारे में. तो ये वीडियो लेक्चर हमारा बेसिकली इकॉनमी के ऊपर होगा. तो स्टूडेंट मैं आपसे पहले ये बताना चाहूँगी कि इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था. हमने रशियन एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था. अब हम उसका बैकग्राउंड समझेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो क्यों हुआ, उसका क्या कारण था, उसके क्या फैक्टर्स रहे थे, क्या सर्कमस्टांसेस रहे जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ. लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी फैली थी उसके लिए क्या ग्राउंड था यूरोप में. अब रशिया में जो रशियन रेवोल्यूशन होगा तो उसके लिए भी कुछ ग्राउंड रहा होगा, उसके लिए भी कुछ बेसिक्स रहे होंगे, कुछ फैक्टर्स रहे होंगे, कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर जिसमें हम रशियन रेवोल्यूशन की सिर्फ इकॉनमी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इकॉनमी कैसे एक मेजर रीज़न रही है जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ है. और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सोसाइटी देखेंगे, सोसाइटी कैसे मेन रीज़न रही है रशियन रेवोल्यूशन के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. इट वॉज मेनली एग्रीकल्चरिस्ट इकॉनमी. 85% ऑफ पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. अब देखिए एग्रीकल्चरिस्ट इकॉनमी मीन्स क्या होता है, जिसमें मोस्टली पीपल किस में एंगेज हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज हो. तो रशिया में भी ऐसे था कि बहुत सारे लोग जो थे, मतलब अब 100% पॉपुलेशन में से अगर 85% लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं तो आप देख सकते हैं कि मेजर पार्ट जो है पॉपुलेशन का वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है. अगर वेस्टर्न यूरोप से देखा जाए, जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी उसमें अगर मीन्स 30 to 40% लोग ऐसे थे जो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे. और यहाँ पर रशिया में 85% लोग जो थे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हुए थे. तो अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे होंगे तो जो कल्टीवेटर्स थे दे प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स. वो मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन करते थे और अपनी खुद की ज़रूरतों के लिए भी पूरा करते थे, क्योंकि अगर मेजर पार्ट 85% लोग जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में तो वो अपने साथ साथ मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन करेंगे. अब उसके बाद अगर हम देखें, हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था. अब आप सोचेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आ चुका था तो इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं एस्टैब्लिश हुई. अब आप देखिए कि अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट रहा था, पर अब दूसरी इंडस्ट्रीज भी तो चाहिए. अब जैसे हम खाने के ऊपर तो अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते ना, खाने के साथ साथ बाकी ज़रूरतें भी हैं, जैसे कपड़ा है और बर्तन हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी तो हमें इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है. तो अब दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए जिनसे हमें बाकी ज़रूरतें हमारी पूरी हो सकें. बट इंडस्ट्रीज वॉज फाउंड इन पॉकेट्स. जो इंडस्ट्रीज थी वो पॉकेट्स का मतलब ये नहीं है आपकी जेब में चल रही थी, पॉकेट्स का मतलब होता है लेस इन नंबर. इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत कम थी, इंडस्ट्रीज बहुत कम थी. तो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. और जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो सिर्फ कहाँ थे, मीन्स जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश थी वो कौन कौन से एरियाज थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को. बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज डन बाय द क्राफ्टमैन. इंडस्ट्रीज होने के बावजूद भी बहुत अगर आप कहें बहुत सारा पार्ट जो था प्रोडक्शन का वो कौन से लोग करते थे, कारखानों में छोटे छोटे जो क्राफ्ट्समैन्स थे वो काम किया करते थे. इंडस्ट्रीज जो थी वो कम थी और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन किससे होता था, क्राफ्ट्समैन के जरिए होता था. अब क्या हुआ, 1890s में रेलवेज एक्सपेंडेड. मीन्स रेलवेज आ गई तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, क्योंकि अब ट्रेड करना इजी हो जाएगा, एक जगह से सामान दूसरी जगह पर पहुंचाना इजी हो जाएगा. तो जैसे ही 1890s में रेलवेज एक्सपेंडेड, रेलवेज आई तो उससे क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज मतलब अब फॉरेन जो कंपनीज थी, मतलब जो बाहर की कंपनीज थी, दूसरी कंट्रीज जो थी, उन्होंने अपने बिजनेस हाउसेज यहाँ पर एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए, उन्होंने अपनी ब्रांचेज यहाँ पर लगानी शुरू कर दी. तो अब जब फॉरेन की जो कंपनी है अगर यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको क्या बोला जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अगर इंडिया की बात कर ले, अगर इंडिया में ब्रिटेन अपनी कोई कंपनी यहाँ पर एस्टैब्लिश कर रही है, पैसा लगा रही है,
तो वो क्या हो जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन कंपनी जो है या फॉरेन कंट्री अपना पैसा क्यों लगाएगी, जब उसे लगेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसी कंडीशंस मिल रही हैं कि यहाँ पर आसानी से बिजनेस सेटअप किया जा सकता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए इस्टेब्लिश हुई क्योंकि रेलवेज आ चुकी थी, तो उनको लगता था कि अब आसानी से ट्रेड हो सकता है। तो जब रेलवेज आई तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस एरियाज़ में इंक्रीज हो गई, तो रशिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। मैनी फैक्ट्रीज और मैनी इंडस्ट्रीज वर सेटअप, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करनी शुरू कर दी। किसने सेटअप की, ऑफ कोर्स फॉरेन जो कंट्रीज वाले लोग थे, फॉरेनर्स थे, उन्होंने यहाँ पर आके रशिया में आके अपनी जो फैक्ट्रीज थी, अपनी इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया। अब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगी तो उससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो कोल प्रोडक्शन था वो क्या हो चुका था, डबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो गया कोल का। और आयरन और स्टील जो आउटपुट था वो भी क्वाड्रपल्ड, मतलब होता है 4 गुना बढ़ गया। मतलब अगर अगर 10% था तो उसके बाद रेलवेज आने के बाद कितना हो गया, 10% का कितना हो गया, 40% हो गया, क्वाड्रपल्ड हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, में मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है। अब इंडस्ट्री लगाएगा कौन, इंडस्ट्री वही पर्सन लगाएगा जिसके पास पैसा होगा। नॉर्मल पर्सन के लिए इंडस्ट्री लगाना बहुत मुश्किल है। अब इंडस्ट्री किसने लगाई, इंडस्ट्रियलिस्ट ने लगाई जिनके पास पैसा था। तो अब वो इंडस्ट्री क्या बन चुकी है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब जिस पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला था, कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था, कार्ल मार्क्स ऑफ द ओपिनियन दैट एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कि जिसके पास इंडस्ट्रीज हैं वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन जाती है। कैपिटलिस्ट किस पर बिलीव करते हैं, अर्न प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करके, ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा के। तो उनका मेन मोटिव क्या है, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। उनको लेबर से, उनको वर्कर से, उनकी कंडीशन से कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो किस बिहाफ पर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते थे, कुछ ना कुछ तरीके रहे होंगे। क्योंकि अगर कोई कैपिटलिस्ट है जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी ना सोसाइटी की वेलफेयर से लेना देना है, ना वर्कर्स की वेलफेयर से लेना देना है। उसको सिर्फ यह है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रॉफिट क्या कर सकूं, अर्न कर सकूं। तो अब आप कहेंगे कि अगर वो ऐसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई रोक नहीं थी, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं की, कोई रेगुलेशन नहीं लगाई। तो वॉज देयर नॉट एनी रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंश्योर्ड मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड वर्किंग आवर्स। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाया कि जो वेजेस होने चाहिए, कम से कम मिनिमम वेजेस आप इंश्योर कर दो कि एक वर्कर को कम से कम एक दिन का इतने वेजेस या इतना पैसा उसको मिलेगा मिलेगा। और लिमिटेड वर्किंग आवर्स कि इतने घंटे आपने काम कराना, इससे ज़्यादा अगर आप काम कराएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। बट जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे, जो फैक्ट्री चलाते थे, वो बॉदर ही नहीं करते थे, वो रूल्स तोड़ते रहते थे, उनको कोई लेना देना नहीं था रूल से। तो अब रूल्स कैसे तोड़ते थे वो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स अप टू 15 आवर्स, वो 15-15 घंटे तक काम कराते थे। अगर आज के डेट में हम कंपेयर करें कि वर्किंग आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 है, और उस टाइम पर 8 का डबल सीधा 16, मतलब डबल काम करवा रहे हैं और वेजेस भी कम दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वही कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है कि जो कैपिटलिस्ट है वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं 2 मेथड से। एक तो आइदर बाय रिड्यूसिंग वेजेस और इंक्रीजिंग द वर्किंग आवर्स, वेजेस को आप कम कर दो और वर्किंग आवर्स को आप बढ़ा दो। इस तरीके से वो जो कैपिटलिस्ट थे अपना प्रॉफिट अर्न करते थे। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैंने आपको बताया कि पहला तो क्या है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स अप टू 15 आवर्स, मतलब 15-16 आवर्स उनसे काम करवाना। और एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स फ्रॉम वेरिड टू डॉर्मिटोरीज। अब एकोमोडेशन भी उन बेचारों का कैसा होता था कि रूम से लेकर डॉर्मिटोरीज, मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर्स के थ्रू। ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है ऐसी पिक्चर, जिसमें क्या है, अनएम्प्लॉयड पीजेंट इन प्री-वॉर सेंट पीटर्सबर्ग। जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, जिनके पास काम नहीं था, वो कैसे खाना खाते थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं। तो वो चैरिटेबल किचन्स में अपना खाना उनको मिलता था, वही वो खाते थे, और पुअर कंडीशंस में रहते थे, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होते थे। और जो वर्कर्स थे, वर्कर्स के लिए देखो क्या है, वर्कर्स स्लीपिंग इन बंकर्स इन डॉर्मिटोरी इन प्री रेवोल्यूशनरी रशिया। अब ये ऐसे डॉर्मिटोरीज बने होते थे जिसमें क्या होता था कि एक पर्सन ही एक टाइम पर, मतलब सिर्फ सोने की जगह होती थी कि आप सिर्फ लेट सकते हो, और ऐसे काफ़ी सारे वर्कर्स इनके शेड्स के नीचे रहते थे, सिर्फ लेटने की जगह होती थी।
और आप यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिलीज के साथ रह सकते हैं, नहीं, यहाँ पर लोग शिफ्ट्स में सोते थे। दे स्लैप्ट इन शिफ्ट एंड कुड नॉट कीप देयर फैमिली विद देम। शिफ्ट्स का मतलब क्या है कि पहले आप 6 घंटे सो जाओ, उसके बाद वो पर्सन काम के लिए चला जाएगा, फिर दूसरा पर्सन जो काम करके आएगा वो सो जाएगा। तो शिफ्टिंग में स्लीपिंग चलती थी और इतना टाइट होता था ये कि लोग अपनी फैमिली को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, उनको फैमिली से अलग रहना पड़ता था। तो ऐसी कंडीशन हो चुकी थी रशिया की, जिसने एक बेस प्रोवाइड किया था रशियन रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। अब आप कहेंगे काम नहीं है तो चलो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, क्योंकि अगर ये सोचा जाए कि वर्कर्स इन कंडीशंस के अंडर वर्क ही क्यों कर रहे थे जब उनके लिए वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, उनके लिए प्रॉपर रहने की कंडीशंस नहीं थी, लिविंग कंडीशंस उनको प्रॉपर नहीं मिल रही थी, फिर भी वो क्यों काम कर रहे थे? वो इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। क्योंकि अगर काम कर रहे थे कम से कम कुछ खाना तो मिल रहा था उन्हें, अगर काम नहीं करेंगे तो उनके लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेन फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन को एक बेस प्रोवाइड मिला कि लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस हो रहा था, जिसकी वजह से इसने एक चिंगारी दी रशियन रेवोल्यूशन को। अब एक टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जो हमारा न्यू टॉपिक था, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उसका एक पार्ट हमने कवर कर दिया कि रशियन इकोनॉमी में ऐसा क्या हो रहा था कि जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन को एक स्पार्क मिली, एक चिंगारी मिली। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी रशियन सोसाइटी के बारे में, क्योंकि वो भी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। स्टूडेंट्स, ये जो आपका टॉपिक है इकोनॉमी और सोसाइटी वाला, इससे मेजर क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ रशियन इकोनॉमी एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, या डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रशिया बिफोर 1905, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है बिफोर रशियन रेवोल्यूशन, या कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी, जो मैंने अभी आपको चैप्टर में बताई है कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी थी, उसके ऊपर क्या क्या उसके व्यूज़ थे, वो सारा था। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट सोशल चेंजेस वर सीन इन द सोसाइटी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए। ये कुछ क्वेश्चन है आपके जो इस टॉपिक से कवर होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको बताऊंगी कि जो सोसाइटी थी वो कैसे मेजर रीज़न रही, जो सोसाइटी की कंडीशंस थी वो कैसे मेजर रीज़न रही रशियन रेवोल्यूशन के लिए। थैंक यू।